2 मई 2011। अभी कुछ ही देर पहले उसामा बिन लादेन एक ऑपरेशन में मारा जा चुका है, लेकिन अमरीकी बहरी बेड़े कार्ल विन्सन पर जश्न मनाने के बजाय परेशानी का आलम है। ये परेशानी इसलिए है कि कुछ ही देर में नेवी सील्स एबटाबाद से उसामा की लाश लेकर यहां पहुंचने वाले हैं। जिंदा उसामा से डरने वाले अमेरिकन अब मुर्दा उसामा से भी खौफजदा है और पेंटागन ने हुक्म दिया है कि उसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाया जाए कि ताक कयामत कोई सुराग न लगा सके। काफी सोच विचार के बाद उसामा की लाश को समंदर पुर्द कर दिया गया। लेकिन उसामा से ठीक 80 साल पहले भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। बस अमरीकियों को ब्रिटिश और उसामा को भगत सिंह से बदल दीजिए। तारीख थी 23 मार्च और शहर था लाहौर। भगत सिंह और साथियों को सूरज ढलने के बाद शाम 7:30 बजे सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन ब्रिटिश फौजियों का ख्याल था कि भगत की लाश देखकर हिंदुस्तानियों के जज्बात मजीद भड़क सकते हैं। उन्होंने बॉडीज को खुफिया तौर पर ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया और ये सादत पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर सादत अली के हिस्से में आई। सादत ने आधी रात के बाद इंतहाई राजदारी से भगत और साथियों की लाशों को पहले जलाया और फिर उनकी बाकियात को सतलज में बहा दिया। जब तक सूरज निकला तो इस जगह किसी लाश का कोई नामो निशान तक नहीं था। ब्रिटिश सादत से इतना खुश हुए कि उन्हें खान का लक़ब अता कर दिया और तब से वो सादत अली खान कहलाने लगे। बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया की तारीख पर कुछ असर छोड़ते हैं। उनसे भी कम वो होते हैं जो दुनिया का जुग्राफिया बदल देते हैं। लेकिन 4 फरवरी 1917 को चकवाल में इसी सादत अली के घर एक औलाद पैदा हुई। एक ऐसी औलाद जिसने पाकिस्तान की तारीख ही नहीं जुग्राफिया भी बदल दिया और इस औलाद का नाम रखा गया आगा मोहम्मद याहिया खान। याहिया खान। याहिया खान ने इब्तदाई तालीम गुजरात से हासिल करने के बाद जामिया पंजाब से ग्रेजुएशन किया। 1939 में अंग्रेज फौज ज्वाइन की और दूसरी जंग अजीम में मुतादिद महाजों पर लड़ाई में भी हिस्सा लिया और फिर 1945 में स्टाफ कॉलेज कोयटा से कोर्स मुकम्मल करके इसी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हो गए। बस यूं समझ लीजिए कि अगर भुट्टो अय्यूब के सियासी बेटे थे तो फिर याहिया उनकी अस्करी औलाद थे, क्योंकि 1958 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से लेकर 1969 में चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बनने तक न सिर्फ अय्यूब ने उन्हें हमेशा अपने साथ रखा बल्कि उनकी तरक्की के सफर को भी फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। सन 65 याहिया के लिए बहुत ही मुबारक साल था, जब फातिमा जिन्नाह के खिलाफ भरपूर मुहिम साजी के सिले में पहले तो अय्यूब ने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और फिर वापस GHQ बुलाकर डेप्यूटी कमांडर इन चीफ के ओहदे पर बिठा दिया। अगले साल जनरल मूसा की रिटायरमेंट पर उन्हें 49 साल की उम्र में फुल जनरल के रैंक पर तरक्की देते हुए कमांडर इन चीफ नामजद कर दिया और यूं सादत अली खान का लड़का पाक फौज का सरबराह बन गया। 1969 के आगाज में अफवाह फैली कि सदर अय्यूब पर फालिज का हमला हुआ है। अलबत्ता जब 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर अय्यूब खान मुसल्लह अफवाज की सलामी ना ले सके तो ये अफवाह हकीकत बन गई। अय्यूब खान ने 25 मार्च को रेडियो पाकिस्तान पर अपना आखिरी बयान रिकॉर्ड करवाया और फौज के बाद मुल्क की बागडोर भी याहिया खान के सुपुर्द कर दी। गैर कानूनी तौर पर इख्तिदार में आने वाले अय्यूब ने जाते हुए भी अपने ही बनाए हुए आइन की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि 1962 के आइन में साफ साफ दर्ज था कि सदर के इस्तीफे की सूरत में इख्तिदार की मुंतकली स्पीकर कौमी असेंबली को होना चाहिए थी। लेकिन क्या करें, औलाद चीज ही ऐसी होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे अय्यूब याहिया से कितना प्यार करते थे इसका अंदाजा आप इस बयान से भी लगा सकते हैं। जब उन्हें कमांडर इन चीफ के ओहदे पर तरक्की देते हुए अय्यूब ने कहा कि अगर मुझे याहिया खान जैसे किरदार वाले चंद और ऑफिसर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान आर्मी इस्लामी दुनिया की माफ कीजिएगा नंबर 1 आर्मी बन सकती है। लेकिन एक और शख्स भी था जिसे याहिया से बहुत उम्मीदें थीं और वो थे मियां मोहम्मद तुफैल, जो मौलाना मौदूदी के बाद अमीर जमात इस्लामी भी बने। उनका कहना था कि याहिया एक ऐसा फर्जंद इस्लाम है जो मुल्क को बाएं बाजू के फितने से पाक कर देगा। वैसे अल्लाह जन्नत बख्शे, तुफैल साहब को भी जर्नैलों से बहुत प्यार था। पहले याहिया से उम्मीदें लगाई और फिर जिया की गोद में जा बैठे। खैर, वो कहते हैं ना खल्फ औलाद ना मसा ना स्वाद। अय्यूब खान के साथ भी यही हुआ। अल्ताफ गौहर अपनी किताब में लिखते हैं कि अय्यूब की ख्वाहिश थी कि अगले कुछ हफ्ते उन्हें प्रेसिडेंट हाउस में ही क़याम करने दिया जाए, लेकिन अगली ही सुबह याहिया ने उन्हें यह कहकर चलता कर दिया कि सर, पब्लिक का बहुत प्रेशर है, आप यहां नहीं रुक सकते,
बताया जाता है कि अय्यूब के इस्तीफे पर गमज़दा चेहरा बनाने वाले याहिया ने कमांडर इन चीफ हाउस वापस आकर अपने चंद मखसूस दोस्तों और मंजूर नजर खवातीन को तलब किया। शैंपेन की बोतलें खुली और देर रात तक शराब का दौर चलता रहा। और फिर जो अपने बाप का ना हुआ वो धरती माँ का कैसे होता। याहिया की एरोगेंस या फिर कॉन्फिडेंस का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि उन्होंने कभी अपने सदर के ओहदे का हल्फ उठाने की जहमत ही गवारा नहीं की। सदर बनने के बाद याहिया ने अगले ही साल आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मगरबी पाकिस्तान में 1 यूनिट खत्म करके बहावलपुर को पंजाब और कराची को सिंध में शामिल कर दिया गया। यहाँ के चारों सूबे बहाल हो गए और यूं आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के 5 सूबे वजूद में आ गए। 1 मैन 1 वोट के तहत कौमी असेंबली की 300 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए 162 नशिस्तें मशरकी पाकिस्तान की और 138 नशिस्तें मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों के हिस्से में आई। इस जमाने में कोल्ड वॉर अपने अरूज पर थी और पाकिस्तान में दाएं और बाएं बाजू की तफरीक बढ़ती जा रही थी। तुलबा और मजदूरों में सब्ज है एशिया सब्ज है और सुर्ख है एशिया सुर्ख है के नारे बुलंद होने लगे। सियासी जमातें अपने इज्तिमाआत करने, दफातर खोलने, किताबची और पंफलेट शाया करने, मुखालिफाना तकारीर करने, अपने अपने झंडे लगाने और जलसे जुलूस करने में आजाद हो गईं। सियासी जमातों ने अपने अपने मंशूर शाया कराए और उन्हें घर घर पहुंचाया। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुत तफसील से अपने मंशूर पेश किए। मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान सियासी जंग का माहौल बन गया। जमात इस्लामी ने अपनी क़ुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए लाहौर में यौम शौकत इस्लाम मनाया, तो 4 दिन बाद पीपल्स पार्टी ने यौम शौकत अवाम इससे ज्यादा जोश व खरोश के साथ मना डाला। जमीयत उलमाए पाकिस्तान को मौलाना शाह अहमद नूरानी ने जिंदा किया, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के दम से आबाद रही। और इसी रौनक मेले में एक दिन इंतखाबात हो गए तो उसके नताइज ने दुनिया को हैरान कर दिया। लोग दंग रह गए कि ये क्या हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 160 और मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी ने 80 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। नताइज ने याहिया खान को बौखला दिया। उनके वहमो गुमान में भी न था कि मुजीबुर रहमान 162 में से 160 नशिस्तें जीत जाएगा। इसी घबराहट के आलम में ऐलान तो कर दिया कि मुल्क का अगला वजीर आजम मुजीबुर रहमान होगा। लेकिन अगले ही दिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि मगरबी पाकिस्तान से जो रुकन असेंबली ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। यूं याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की मिली भगत से इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने के बाद मुजीब अब एक ऐसा जिन बन चुका था जिसे दोबारा बोतल में बंद करना नामुमकिन था। असेंबली इजलास में ताखीर होने पर शेख मुजीबुर रहमान ने बागियाना अंदाज इख्तियार कर लिया और इंतकाल इख्तिदार पर जोर देने लगा। याहिया खान का ख्याल था कि असेंबली इजलास से कब्ल जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान मुस्तकबिल के आइन और सियासी ढांचे पर समझौता हो जाएगा। लेकिन भुट्टो मुजीब मुलाकातें नतीजा खेज न हुई और असेंबली का इजलास मुलतवी होता चला गया। इस ताखीर से मशरकी पाकिस्तान में गम गुस्से और एहतजाज की लहर दौड़ गई और वहां मगरबी पाकिस्तानियों, बिहारियों और फौजियों पर हमले होने लगे। याहिया खान ने सियासी मसले को सियासत से हल करने की बजाय फौजी तरीका इस्तेमाल किया और आर्मी एक्शन का हुक्म दे दिया। मुजीबुर रहमान को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी लीग की क़यादत हिंदुस्तान जाकर पनाह गुज़ीन हो गई। कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म हो गया, अनगिनत लोग मारे गए और साथ ही कुछ फौजी छावनियों में भी बगावत हो गई। ये भारत के लिए एक सुनहरी मौका था जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। चुनांचे भारतीय हुकूमत के ज़ेरे साया अवामी लीग के लीडरों ने कोलकाता में जिला वतन बांग्लादेशी हुकूमत कायम कर ली और वो आर्मी एक्शन के दौरान कत्लो गारत को मुबालिगा आमेज अंदाज से आलमी सतह पर पेश करके दुनिया की हमदर्दियां जीतने में कामयाब हो गए। भारतीय फौज ने बंगाली नौजवानों को फौजी तरबियत देकर मुक्ति बाहनी तरतीब दी और गोरिल्ला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। हत्ता कि नवंबर 1971 में भारतीय फौज ने मुक्ति बाहिनी की आड़ में मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया।
मशरिकी पाकिस्तान में होने वाली भारतीय कार्रवाई के जवाब में 3 दिसंबर को पाक फौज ने मगरिबी पाकिस्तान से ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। शायद ये नाम मशरिकी पाकिस्तान के शहरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की मुनासबत से रखा गया होगा। वैसे याहिया का ख्याल था कि चीन भारत को शुमाली महाज पर एंगेज करेगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि चीन मशरिकी पाकिस्तान की सियासी हैंडलिंग पर पाकिस्तान से बहुत नाराज था। चीन का ख्याल था कि यह मामला यहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। साबिक डिप्लोमेट और याहिया के करीबी साथी सुल्तान मोहम्मद खान बताते हैं कि चीनी वजीर आजम ने उन्हें अपनी पॉलिसी की 2 वजूहात बताई। पहली वजह तो ये थी कि वो एक ऐसी पार्टी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो मशरिकी पाकिस्तान में इंतहाई पॉपुलर है, और दूसरा ये कि चीनी मदाखलत रूस को इस तनाज़े में दाखिल होने का जवाब फराहम कर सकती है। याहिया ने मगरिब में भारत को एंगेज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हो सका। भारतीय फौजें तेजी से ढाका की जानिब बढ़ रही थी और फिर 16 दिसंबर 1971 आ गया। बंदूकें फेंक दी गईं, पेटियां उतार दी गईं और फौजी कैदी बन गए। बीबीसी का नुमाइंदा सरेंडर करने वाले चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड ब्रिगेडियर बाकिर सिद्दीकी से पूछता है, आपकी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? तो जनरल नियाजी का कमांडर एकदम बेनियाजी से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक खेल था, खेल में हार जीत तो होती रहती है। People have to play the game and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. ये सब अगर कहीं बंद कमरे में भी होता तो बहुत तकलीफ देता, लेकिन यहां तो मैदान सजा हुआ था जहां हजारों बांग्लादेशी जो अब से कुछ घंटे पहले तक पाकिस्तानी थे अपनी ही फौज की तजलील का तमाशा देख रहे थे। और ये सब उस खित्ता बंगाल में हो रहा था जहां 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। अब जरा अमरीकियों की ड्रामेबाजी देखिए। याहिया के पाकिस्तान में चाहने वाले तो बहुत कम थे, लेकिन अमरीकी सदर निक्सन उनके बड़े फैन थे। उन्होंने अमेरिका चीन ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करने पर अपने हाथों से खत लिखकर याहिया खान का शुक्रिया भी अदा किया था। जब मशरिकी पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ने लगी तो निक्सन ने इंदिरा गांधी मुलाकात में उनके सामने टेंशन्स कम करने की कई तजावीज रखी थी, लेकिन याहिया की मिसमैनेजमेंट और नाअहली देखने के बाद अब वो भी उनका बोझ उठाने को तैयार नहीं थे। 3 दिसंबर के ऑपरेशन चंगेज खान के बाद भी हालात की खराबी का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे रहे थे, और इस दौरान मगरिबी पाकिस्तान में बैठे याहिया खान क्या कर रहे थे? दीवान बद्रीनाथ अपनी किताब इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ याहिया खान में लिखते हैं कि 6 दिसंबर का दिन था। 71 की जंग अपने उरूज पर थी, लेकिन पाक फौज की तमाम टॉप ब्रास उस वक्त रावलपिंडी में होने वाली एक पार्टी में मौजूद थी, और मेहमान खुसूसी कोई और नहीं, जनरल याहिया खुद थे। हर तरफ मौसीकी, डांस, ड्रिंक्स का दौरा था। फिर अचानक याहिया खान ने अपनी सुलगती हुई सिगरेट से गार्डन में लगा एक गुब्बारा फाड़ा और कहा, ये गया जुगजीवन राम। जुगजीवन राम उन दिनों भारतीय वजीर दिफा थे। फिर दूसरा गुब्बारा फाड़ा और नारा लगाया, ये गया भुट्टो। फिर एक आखिरी गुब्बारा फाड़ते हुए नारा लगाया, ये गया मुजीब। जिसके बाद उनके साथ आने वाली मैडम नूरजहां उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गईं। ब्रिगेडियर गुलमवाज बताते हैं कि जब मशरिकी पाकिस्तान में सूरत हाल खराब होने लगी तो मैं जनरल याहिया से मिलने प्रेसिडेंट हाउस पहुंच गया, जहां मेरे सवालों पर याहिया ने भड़कते हुए कहा कि मैं कमांडर इन चीफ हूं, मेरा काम था फौजों को जंग पर भेजना, अब जंग लड़ना जर्नैलों का काम है। इतनी ही देर में उनकी फोन की घंटी बजी। हेलो बोलते हुए याहिया का मूड एकदम बदल गया। रिसीवर पर हाथ रखा और आहिस्ता से सरगोशी करते हुए बोले, नूरजहां की टोक्यो से कॉल है। मैं वहां दम बखुद शॉक्ड हालत में खड़ा था। फिर याहिया ने नूरजहां से फोन पर ही सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया गाना गाने की फरमाइश की, जो नूरजहां ने फौरन पूरी कर दी। याहिया झूम रहे थे और मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं फौरन वहां से निकल आया और फिर कभी याहिया से नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि जब जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था, बिल्कुल उसी तरह ढाका डूब रहा था, पाकिस्तान टूट रहा था और हुक्मरान सयोनी मेरा माही से जी बहला रहा था। कहते हैं कि याहिया खान को मैडम नूरजहां की आवाज पसंद थी।
याहिया खान की खास दोस्त मैडम अकलीम अख्तर अल-मारूफ जनरल रानी ने कई साल बाद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक रात याहिया खान मुझसे मिलने आया। उसने आते ही मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पंजाबी फिल्म धीरानी का गाना मेरी चीची दा छल्ला माही लालिया याद है? तो मैंने कहा मुझे तो ये गाना नहीं आता। उस पर उसने उसी वक्त अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को फोन किया और हुक्म दिया कि फौरन उस गाने का रिकॉर्ड हाजिर किया जाए। वो आधी रात का वक्त था, बाजार बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को घंटा भर में शहर की एक म्यूजिक शॉप को खुलवा कर उस गाने का रिकॉर्ड हासिल करना पड़ा। फिर याहिया खान ने वहीं खुशी खुशी ये गाना सुना और बाद में मलिका तरन्नुम नूर जहां को भी उनके इस एजाज की इत्तला कर दी गई। इसी दौर में मारूफ फिल्मी हीरोइन तराना के बारे में भी एक लतीफा ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक शाम वो सदारती महल पहुंची और ये कहकर अंदर दाखिल होने का मुतालिबा किया कि मैं अदाकारा तराना हूं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाब दिया तुम जो भी हो हमारी बला से, यहां तो अंदर जाने के लिए पेश की इजाजतनामे की जरूरत होती है। तराना ने ज्यादा जोर दिया और एडीसी से बात करने का मुतालिबा किया तो इजाजत लेकर उसे अंदर जाने दिया गया। जब 2 घंटे बाद वो वापस लौटी तो गार्ड ने उसे सैल्यूट किया। तराना ने रवैये में इस तब्दीली की वजह पूछी तो गार्ड ने जवाब दिया पहले आप सिर्फ तराना थीं, मगर अब कौमी तराना बन गई हैं। इधर ये सब हो रहा था, उधर पाकिस्तान टूट चुका था। मशरिकी पाकिस्तान से वापस आकर जनरल नियाजी ने अपनी तारीखी सरेंडर की सारी जिम्मेदारी जनरल याहिया खान पर डाल दी। कहा कि मेरे तमाम साथियों ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया, लेकिन जनरल याहिया ने उनका साथ नहीं दिया। हमें हुक्म दिया कि मगरिबी पाकिस्तान खतरे में है, इसलिए आप लोग हथियार डालते हैं। अगर मगरिबी पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो हम मशरिकी पाकिस्तान का क्या करेंगे? बहैसियत एक फौजी सरबराह मुमलिकत का हुक्म मानना मेरा फर्ज था। फिर भी मैं बार बार पैगाम भेजता रहा, बार बार याहिया खान से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे हर बार यही कहा गया कि याहिया खान बाथरूम में है। हमें याहिया खान ने बताया कि भारतीय फौज पंजाब में हेड मराला तक पहुंच गई है, अगर वो वहां काबिज हो गई तो गजब हो जाएगा, लिहाजा जल्द हथियार डालकर जंग बंद कराओ। मैंने फिर याहिया खान से बात करने की कोशिश की, मगर वो फिर बाथरूम चले गए। जनरल नियाजी ने अपनी किताब में लिखा कि मशरिकी पाकिस्तान के दिफा की हिकमत अमली शुरू ही से ये रखी गई थी कि अगर भारत ने वहां हमला किया तो हम भारतीय पंजाब पर हमला करेंगे। इस हिकमत अमली से भारत को मशरिकी पाकिस्तान से अपनी फौजें हटाना पड़ती, लेकिन मशरिकी पाकिस्तान के पास न फजाइया थी न बहरिया, जबकि मगरिबी पाकिस्तान में हमारी और उनकी बराबरी थी, बल्कि टैंकों में हमारे पास कुव्वत ज्यादा थी। जनरल नियाजी तो सारा मलबा याहिया खान पर डालते नजर आते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी अपनी हरकत भी खासी शर्मनाक थी। उस वक्त के पाक फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर सिद्दीकी अपनी किताब में बताते हैं कि जब जनरल नियाजी से रेप केसेस से मुतालिक सवालात किए जाते तो शर्मिंदा होने के बजाय इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से इन वाकयात का दिफा करते। दिल तो बहुत चाह रहा है कि यहाँ वो एग्जैक्ट अल्फाज नकल कर दूं, लेकिन डर है कि कहीं कौमी सलामती का मसला ना बन जाए। जनरल याहिया के डिस्कनेक्ट या फिर डेल्यूजन का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वहां मशरिकी पाकिस्तान में उनकी फौज तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर कर रही थी और यहां मगरिबी या फिर बचे कुचे पाकिस्तान में जनरल याहिया को अपना इख्तिदार बचाने की पड़ी थी। सकूत ढाका के अगले ही दिन एक आईनी तरमीम का प्लान बना लिया, जिसमें चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की मुद्दत मुलाजमत 5 साल तक बढ़ाने की तजवीज रखी गई। वो तो भला हो साथी जर्नैलों का जिन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। वैसे एक्सटेंशन का शौक भी हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। खैर, अब याहिया खान पिंडी में अकेले हो चुके थे। उधर डीसी में बैठे याहिया के दोस्त निक्सन भी सारी सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहे थे। 16 दिसंबर को जब सरेंडर और सीज फायर हो गया तो क्रेडिट लेने के लिए मैदान में आ गए। वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने निक्सन को कॉल करके कहा, जनाब सदर आपको मुबारक हो, आपने मगरिबी पाकिस्तान बचा लिया। शायद मगरिबी पाकिस्तान तो बचा लिया, लेकिन याहिया का बचना अब नामुमकिन हो चुका था। याहिया खान के पास अब इख्तिदार छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका बहादुर की नजरें अब भुट्टो की तरफ थीं। भुट्टो ने इख्तिदार संभालते ही याहिया खान को नजरबंद कर दिया। इस नजरबंदी को बिलाखिर याहिया के पेटी भाई ज़ियाउल हक ने इख्तिदार में आकर खत्म किया। शायद ज़िया याहिया के उस एहसान का बदला चुकाना चाहते थे जो याहिया ने उन्हें 1970 में कोर्ट मार्शल से बचाकर किया था। खैर, रिहाई के अगले ही साल 1980 में पाकिस्तानी सियासत का ये तारीखी किरदार हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। शख्स वाहिद की अना और ख्वाहिशात आज भी जमहूर पर हावी हैं।
आज हम हर साल 65 की जंग में जनरल अय्यूब की कामयाबी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन 71 में जनरल याहिया की शिकस्त का जिम्मेदार सियासतदानों को करार देते हैं। बकौल सुहेल वराइच, क्या ये खुला तजाद नहीं?